हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने कुछ व्यूअर्स की भेजी हुई घटनाएं बताने वाला हूं। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और अजीब भी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी अजीब सी घटना घटी हो जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में अंधेरों में अंधेरों में। ये पहली घटना मुझको राधिका जी ने उत्तर प्रदेश सहारनपुर से भेजी है। और अब आगे की घटना मैं आपको राधिका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम राधिका है और ये घटना मेरे घर में ही घटी थी। ये घटना सन 2000 की है और ये घटना मेरी मम्मी के साथ घटी थी। मेरा जन्म सन 2001 में हुआ था और ये घटना मम्मी के साथ 1 साल पहले ही घटी थी। हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ काम होता है तो हर चीज़ की पूजा की जाती है। ये प्रथा हमारे यहाँ कई सालों से चली आ रही है। जैसे कि अगर कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ हुई तो हम हर चीज़ की पूजा करते हैं। ऐसी ही एक बार अमावस्या थी। मेरे पिताजी के छोटे भाई मतलब कि मेरे चाचा जी का जन्मदिन था। अमावस्या पड़ने की वजह से वो जन्मदिन नहीं मना पाए, लेकिन दादी ने मम्मी से बोला कि वो पूरे घर में दिया जला दे। ये घटना हमारे गांव वाले घर की है। हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा सा कुआं था। पूरा गांव उसी कुएं से पानी भरता था। वो कुआं हमारे घर से करीब 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही था और फिर उस कुएं से कुछ ही दूरी पर बाकी के घर थे। दादी ने मम्मी से बोला कि वो उस कुएं के पास जाके दिया जला दे, क्योंकि उस कुएं से पूरा गांव पानी भरता था और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ था। उस वक्त शाम के करीब 8 बज रहे थे। गांव में जल्दी लोग सो जाते थे। हमारे घर में उस वक्त लाइट का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। पापा और चाचा खाना खा के सो गए थे। दादी मम्मी से बोली कि वो कुएं के पास जाके दिया जला दे। कुएं के पास उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मम्मी ने अपने हाथ में टॉर्च ले ली और वो कुएं के पास जाके दिया जलाने लगी। वो कुएं के साइड में ही बैठी हुई थी। उन्होंने दिया रखा और माचिस से दिया को जलाने लगी। तभी उनको अचानक से कुएं के अंदर एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई पानी के अंदर कूदा हो। वो आवाज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ऐसा लगा कि कोई पानी में गिर गया हो। मम्मी ने जैसे ही कुएं के अंदर देखा, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो कुआं काफ़ी ज़्यादा बड़ा और गहरा था और नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। मम्मी ने कोई भी आवाज़ नहीं दी, वो बस नीचे की तरफ देख रही थी। कुछ देर तक जब उनको कोई भी आवाज़ नहीं आई तो उनको लगा कि शायद ये उनका कोई वहम होगा। उसके बाद वो दोबारा दिया जलाने लगी। हवा काफ़ी ज़ोर से चल रही थी, इसलिए माचिस की तीली बार बार बुझ जा रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि वो जल्दी से दिया जला के वहाँ से चली जाएं। कुछ देर बाद उन्होंने दिया को जला लिया और वहाँ से उठ के जाने लगी। तभी उनको कुएं के अंदर से दोबारा उसी चीज़ की आवाज़ आई, जैसे कि कोई फिर से कूद गया हो। और उसी आवाज़ के साथ साथ उनको एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि उनको कोई मदद के लिए बुला रहा हो। उस मदद की आवाज़ को सुन के वो बुरी तरीके से चौंक गई थी। वो आवाज़ दरअसल एक छोटी बच्ची की थी। मम्मी दोबारा उसी कुएं में झांकने लगी और अंधेरे की वजह से उनको दोबारा कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन इस बार उनको पानी के अंदर किसी के तैरने की आवाज़ आ रही थी। ऐसी आवाज़ जैसे कि कोई डूब रहा हो, और वो आवाज़ एक छोटी बच्ची की ही थी। उस बच्ची की आवाज़ सुन के मम्मी एकदम डर गई, क्योंकि उनके सामने कोई भी उस कुएं के अंदर नहीं कूदा था। वो करीबन 10 मिनट से उसी कुएं के पास ही बैठी हुई थी और दिया जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने हाथ में जो टॉर्च ले रखी थी, उन्होंने उस टॉर्च से कुएं के अंदर देखने की कोशिश की और तभी उनको कुएं की साइड वाली दीवार पर एक बच्ची दिखी जो कि ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उस बच्ची के बाल पूरे गीले थे, उसका चेहरा सफ़ेद रंग का था और वो मम्मी को देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और मदद के लिए बुला रही थी। उस बच्ची की आंखें काले रंग की थीं और जब मम्मी ने उसके मुंह पर टॉर्च मारी तो उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से काले रंग की राल निकलने लगी। ये देख के मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी
और तुरंत चिल्लाने लगी। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सबसे पहले दादी को सुनाई दी। पापा और चाचा बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में थे। दादी ने पापा और चाचा को उठाया और वो तुरंत कुएं की तरफ भाग के गए। वो दोनों लोग जैसे ही कुएं की तरफ पहुंचे, उन्होंने देखा कि मम्मी कुएं के साइड में लेटी हुई है और वो बेहोश हो चुकी है। उनका दाहिना हाथ बुरी तरीके से काला हो गया है। उनकी ये हालत देख के पापा और चाचा बहुत ज़्यादा डर गए। तभी वो लोग उठा के उनको घर लेकर आए। जब मम्मी को पापा और चाचा उठा के घर ला रहे थे तो वो कुछ अपने मन में ही बड़बड़ा रही थी। वो लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे कुएं से बाहर निकालो, मुझे कुएं से बाहर निकालो वरना मैं डूब के मर जाऊंगी। इस एक ही वाक्य को वो बार बार दोहरा रही थी। हालांकि वो बेहोश थी, लेकिन उनका मुंह अपने आप ही चल रहा था। उनको सब लोग घर लेकर आए और उसके बाद उसी वक्त पापा ने गांव के ही वैद्य को बुलाया। जब वैद्य आया और उन्होंने मम्मी को देखा तो उसको पता चला कि मम्मी का पूरा हाथ बुरी तरीके से काला हो चुका है और हाथ का उतना हिस्सा जो कि काला हो चुका है वो बर्फ की तरह ठंडा है और उसके बाद पूरा शरीर नॉर्मल टेम्परेचर पर है। शरीर की ये अजीब सी हरकत देख के वैद्य भी एकदम हैरान हो गया था। मम्मी को लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार एक ही चीज़ दोहरा रही थी कि मुझे कुएं से बाहर निकालो। पापा और चाचा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मम्मी को हुआ क्या है, लेकिन वो वैद्य और मेरी दादी समझ गई थी कि अमावस की रात थी। हो सकता है मम्मी को किसी भूत या प्रेत ने जकड़ लिया हो या उनको किसी तरह की कोई हवा लग गई हो, वरना ऐसी हरकत उनके साथ ना होती। और कुएं के पास जाने से पहले मम्मी एकदम ठीक थी। इस चीज़ का आभास वैद्य को और दादी को हो गया था। तभी वैद्य ने अपने जान पहचान के एक बाबा को बुलाया जो कि उन्हीं के गांव में ही रहता है। उस वक्त वो बाबा आने में थोड़ी देर लगा रहे थे और मम्मी का जो हाथ काला हो चुका था वो धीरे धीरे कंधे की तरफ बढ़ रहा था और धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में वो काला रंग फैल रहा था। वो किसी प्रकार का कोई जहर था या कोई बीमारी, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करीबन आधे घंटे बाद वो बाबा आए। तब तक वो काला रंग मम्मी के कंधे तक बुरी तरीके से फैल चुका था और पूरा मम्मी का हाथ और कंधा एकदम बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा हो गया था। जब वो वैद्य आए तो उन्होंने मम्मी को देखा। मम्मी लगातार वही चीज़ दोहरा रही थी कि मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। वैद्य ने मम्मी की जब आंख खोल के उनकी आंखों की पुतलियां देखी तो उन्होंने देखा कि उनकी एक आंख की पुतली भी बुरी तरीके से काली हो गई है और दूसरी आंख की पुतली भूरे रंग की है, जो कि उनकी आंख का ओरिजिनल कलर था। वो बाबा अच्छे से समझ चुके थे कि मम्मी को आखिर हुआ क्या है। तभी उस बाबा ने दादी से पूछा कि आखिर ये किस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जब मम्मी की यह हालत हुई उससे पहले मम्मी कहाँ पर थी? तो दादी ने फिर उस बाबा को वो कुआं दिखाया जो कि हमारे घर के पीछे था, जहाँ पर मम्मी सबको बेहोश मिली थी। बाबा, चाचा और दादी उसी कुएं के पास गए। पापा मम्मी के पास ही बैठे हुए थे। वो बाबा जैसे ही उस कुएं के पास गए वो समझ गए थे कि इस कुएं के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि उनको इस बात का आभास हो चुका था। तभी बाबा ने चाचा से घर में से 2 नींबू मंगाए और एक सुई मंगाई। चाचा तुरंत घर के अंदर जाके नींबू और सुई लेकर आए। कुएं के बगल में ही बाल्टी रखी हुई थी। उन्होंने एक सुई को दोनों नींबू के अंदर गड़ा दिया और फिर उस सुई और नींबू को कुएं के बगल में ही रखी एक बाल्टी में डाल दिया और फिर उस बाल्टी को धीरे धीरे कुएं के अंदर डालने लगे। बाल्टी की रस्सी चाचा जी ने पकड़ी हुई थी। जैसे ही उस बाल्टी को चाचा जी ने कुएं के अंदर डाला, मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके शरीर में कोई सुइयां चुभा रहा हो। मम्मी के चिल्लाते ही उनकी चिल्लाने की आवाज़ उस बाबा ने सुनी। बाबा समझ गए थे कि वो काली आत्मा या काली रूह जो भी मम्मी के अंदर घुस चुकी है वो धीरे धीरे इस कुएं में वापस आ रही है और वो उन दोनों नींबू से उस आत्मा को अपने वश में कर लेंगे। कुएं के अंदर जैसे ही बाल्टी डाला, मम्मी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही पूरी बाल्टी कुएं के अंदर चली गई, मम्मी फिर से पूरी तरीके से बेहोश हो गई। और जब उस बाबा ने दोबारा चाचा से बाल्टी को बाहर निकालने के लिए बोला तो उन्होंने बाल्टी को बाहर निकाला। उन्होंने जैसी बाल्टी को बाहर निकाला, उन्होंने देखा कि वो दोनों नींबू बुरी तरीके से काले हो गए हैं और जो सुई उन दोनों नींबू ने उस बाबा ने घुसेड़ी थी वो सुई एकदम लाल हो गई है, जैसे कि उसको तपती आग में गरमाया हो। उस बाबा ने तुरंत उन दोनों नींबू को एक काले कपड़े में बांध दिया और फिर ऊपर से उस काले कपड़े को
एक लाल धागे से लपेट के अपनी पोटली में डाल लिया। जैसे ही वो बाबा मम्मी के पास गए और उन्होंने मम्मी को देखा तो उनका शरीर बुखार से बुरी तरीके से तपने लगा था। उनका हाथ का जो हिस्सा काला हो गया था वो धीरे धीरे दोबारा हाथ के रंग में आने लगा था। मम्मी के बुखार को चलते हुए देख के वैद्य जी ने फिर दोबारा मम्मी को दवाइयाँ दी और फिर उन्होंने उनको आराम करने के लिए बोला। दादी ने जब उस बाबा से दोबारा पूछा कि आखिर मम्मी को हुआ क्या था, तब उस बाबा ने बताया कि अमावस की रात को अक्सर जंगल में, कुएं के पास या ऐसे किसी खाली जगह या फिर जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर अक्सर काली शक्तियाँ या भूत प्रेत वास करने लगते हैं। खास करके अमावस्या की रात में इन लोगों की शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हो सकता है उसी वक्त कुएं के पास कोई आत्मा हो और मम्मी जब वहाँ पर दिया जला रही थी तो उस आत्मा ने समझा कि शायद वो उसको अपने शरीर के अंदर घुसने के लिए आमंत्रित कर रही है, इसलिए वो आत्मा मम्मी के शरीर के अंदर घुस गई। लेकिन अब तुम फिक्र ना करो, मैंने उस आत्मा को अपने वश में कर लिया है और मैं जंगल के पास जाके उस आत्मा को छोड़ दूंगा। और उस तांत्रिक ने यह भी बताया कि अब वो आत्मा मम्मी को परेशान नहीं करेगी। उस दिन के बाद से मम्मी को कुछ दिनों तक बुखार रहा। उनको सपने में वही लड़की दोबारा नजर आने लगी जिसको उन्होंने कुएं में देखा था और वो अकेले में भी रहने में काफी ज्यादा डरती थी। उस आत्मा का डर मम्मी के अंदर बहुत बुरी तरीके से घुस गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो डर निकल गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर के द्वारा भेजी गई एक घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझको अभिनव सिंह जी ने मेरठ से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको अभिनव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अभिनव है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र करीब 11 या 12 साल की थी। ये घटना हमारे मेरठ वाले घर में घटी थी। दरअसल वो एक गांव के एरिया में पड़ता था। मेरठ वाले घर में मेरे दादा दादी रहते थे और उससे 3-4 घर छोड़ के हम लोग रहते थे। जहाँ पर हम लोग रहते थे उसमें मेरे पापा, मम्मी और मैं रहता था। 2011 में दादा की मौत हो गई थी। दादी की मौत तो 2009 में ही हो गई थी। दादा की मौत के बाद 1 साल बाद बरसी हुई, मतलब हम लोग 1 साल तक कोई भी त्यौहार नहीं मना सकते थे। 1 साल हो चुके थे। मेरठ के उस घर में जहाँ पर दादा दादी रहते थे वहाँ पर हम लोग करीबन 1-1.5 साल से गए ही नहीं थे। वो घर वैसे का वैसा ही बंद था। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। पापा ने डिसाइड किया था कि 1 साल हो जाने के बाद जब दादाजी की बरसी हो जाएगी उसके बाद हम उस घर को दोबारा रेनोवेट करवा देंगे। दिवाली का वक्त था। घर काफ़ी ज़्यादा गंदा था। मम्मी ने मुझसे कहा कि दादा दादी के घर को साफ करना पड़ेगा क्योंकि दिवाली के वक्त घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। मैंने मम्मी से बोला ठीक है, आप इस बात की चिंता ना करो। मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया और उनसे बोला कि दादा दादी के घर को साफ करना है और मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। मेरे एक दोस्त का नाम रोहन था और दूसरे का नाम प्रतीक था। हम तीनों लोग दादा दादी के घर में करीब 1.5 साल बाद गए थे। उनका घर जहाँ पर था उसके पीछे बांस की बड़ी बड़ी कोठियाँ थी जिसकी पत्तियों से पूरे घर की छत भर चुकी थी। पूरे घर के आंगन में बांस की पत्तियाँ फैली हुई थी, कुछ सूखी हुई थी और कुछ हरी भरी। बारिश की वजह से घर के आंगन में पानी भी भर गया था। जब हम लोग घर के अंदर गए तो हमने देखा वहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम लोग को एक पूरा दिन घर के आंगन को ही साफ करने में लग गया। घर के अंदर का हिस्सा तो हम लोग साफ भी नहीं कर पाए। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। हम तीनों लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। प्रतीक ने मुझसे बोला कि यार अब हमें घर चलना चाहिए, घर पे जाके मुझे अपने भी काम करने हैं। मैंने कहा ठीक है। प्रतीक फिर चला गया। मैं और रोहन वहीं पर ही रुके हुए थे। हम दोनों ने बचा हुआ काम निपटाया। उसके बाद रोहन भी अपने घर के लिए चला गया। मैंने रोहन से कहा कि तुम चले जाओ, मैं कुछ देर बाद यहाँ पर ताला लगा के घर चला जाऊँगा। रोहन ने कहा ठीक है और फिर वो भी चला गया। मैं कुछ देर वहीं पर ही रुका था। उस घर के दरवाजे भी काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई और फिर उस पर ताला लगा के घर की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही ताला लगा के पीछे की तरफ घूमा, मुझे घर के अंदर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और वो आवाज़ किसी कांच की चीज़ के गिरने की थी। उसके गिरते ही मैंने तुरंत दरवाजे को खोला। मैंने देखा कि अंदर लालटेन नीचे गिरी हुई है और लालटेन का कांच बुरी तरीके से टूट गया है।
और वो उसी जगह टूट के बिखर गया था जहां पर मैंने और रोहन ने साफ सफाई की थी। कांच के टुकड़े फर्श पे बुरी तरीके से बिखर चुके थे। अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया था। मुझे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि कल मैं दोबारा आके रोहन के साथ यहाँ पर साफ सफाई कर दूंगा। मैं दोबारा वापस जाने लगा। तभी मुझे दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आने लगी, और वो आवाज छत के दरवाजे की थी। वो काफी जोरों से खुल रहा था और बंद हो रहा था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस वक्त हवा भी नहीं चल रही थी। मैं तुरंत घर के अंदर वाले आंगन से होते हुए छत की तरफ जा रहा था। पूरे आंगन में पत्तियां बिखरी हुई थी। जब मैं छत के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि छत बहुत बुरी तरीके से गंदा है। सीढ़ियों पे काई जमी हुई है। बारिश की वजह से पानी सीढ़ियों पर भी जम चुका था। घर की हालत इतनी गंदी होगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने किसी तरह दरवाजे को बंद किया और सीढ़ियों की तरफ जैसे ही दोबारा घूमा, मुझे सीढ़ियों के नीचे एक परछाई दिखी। मैं उस परछाई को खूब देर तक खो के देखता रहा। उस परछाई को देखते वक्त मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो किसी का चेहरा नहीं था, वो बस एक परछाई थी। उस परछाई की हाइट करीबन 5 फीट की होगी, और वो एकदम मेरी आंखों के सामने ही खड़ी थी। वो एक आदमी की परछाई थी। मैं कुछ देर तक वहीं पर खड़े होकर उसको देखता रहा। अभी इस वक्त इस घटना को बताते वक्त मेरे दोबारा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और इससे कई ज्यादा बुरी हालत मेरी उस वक्त थी। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी कि मैं चिल्ला पाऊं। वो काली परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों का एक एक कदम चलते हुए मेरी तरफ आ रही थी, और उसको देख के मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। मैंने किसी तरह सीढ़ी का दरवाजा खोला और ऊपर छत की तरफ भाग गया। मैं जैसे ही छत की तरफ भागा, वहां पर पत्तियां ही पड़ी हुई थी। सारी पत्तियां मेरे पैरों में लग गईं, और उसकी वजह से मैं फिसल के नीचे भी गिर गया, क्योंकि पूरे छत पर पानी भरा हुआ था और काई जमी हुई थी। तभी मैंने देखा कि वो काली परछाई सीढ़ियों के रास्ते होते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। मैं बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, लेकिन शायद मेरे चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो परछाई मेरी तरफ ही आ रही थी। कुछ दूर आने के बाद वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई, और मैं उसे ही देख रहा था। हवा चल रही थी, और हवा चलने की वजह से मुझे बांस की कोठियों की आवाज आ रही थी, जो कि बुरी तरीके से हिल रहे थे। मैं उस परछाई को लगातार देखे जा रहा था। तभी उस परछाई में से आवाज आई, अभिनव। वो आवाज किसी और की नहीं, मेरे दादाजी की थी। उनकी आवाज को मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। उनके नाम लेते ही मैं तुरंत उस परछाई की तरफ देखने लगा और थोड़ा सा और पीछे हट गया। वो परछाई मेरे पास 2 कदम और आगे आई, और मैं बस चुपचाप वहीं पर ही लेटा हुआ था। उस परछाई को जब मैं देख रहा था, तभी मुझे पापा की आवाज आने लगी। वो मुझे चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे, और वो घर के बाहर ही थे। रात धीरे धीरे हो रही थी, और पापा मम्मी को मेरी चिंता हो रही थी, इसलिए मम्मी ने पापा को मुझे ढूंढने के लिए भेजा था। उनके साथ रोहन भी आया हुआ था। पापा सबसे पहले रोहन के यहाँ गए थे, और रोहन ने बताया कि मैं यहीं पर ही रुका हुआ हूँ। जैसे ही मैंने पापा की आवाज़ सुनी, मैं उनकी तरफ देखने लगा, और जैसे ही मैंने दोबारा आगे की तरफ देखा, वो काली परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। मैं तुरंत वहां से उठ के छत के दूसरे कोने में गया। नीचे पापा खड़े थे। मैं तुरंत पापा को चिल्ला के ऊपर बुलाने लगा। पापा भागते हुए ऊपर आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ। मैंने उनको वो सारी चीजें बताई जो कुछ भी मैंने देखी। मैंने उनको ये भी बताया कि उस काली परछाई में से मुझे दादाजी की आवाज सुनाई दी। पापा ने भी मेरी बात पर विश्वास किया, क्योंकि बहुत दिनों से उनको दादाजी के सपने आ रहे थे। मैंने पापा से कहा कि शायद अभी भी दादाजी की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसीलिए उनकी आत्मा अभी भी घर में भटक रही है। अब क्या सच था क्या झूठ, ये मुझको और पापा को तो बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन मेरे साथ घटी इस घटना के बाद घर में अच्छे से साफ सफाई हुई, और फिर पापा ने दोबारा घर में अच्छे से पूजा कराई और पंडित जी से बात की, ताकि दादाजी की आत्मा को अगर शांति ना मिली हो तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। ये अजीब सी घटना जो मेरे साथ घटी, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। मुझे नहीं पता कि वो सच में दादाजी की आत्मा थी या नहीं, लेकिन उस आत्मा ने मुझे किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और ना ही हमारे घर में किसी तरीके की कोई घटना घटी, और ये घटना एकदम सच है। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर के द्वारा भेजी गई एक दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझे सुधांशु जी ने भेजी है,
और सुधांशु जी भी मेरठ के ही रहने वाले हैं। और अब आगे की घटना मैं आपको सुधांशु जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सुधांशु है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। ये घटना हमारे घर में 2009 में घटी थी। दरअसल हमारा कोई घर नहीं था, हम किराए के घर पे रहते थे। जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ से हमें घर को खाली करना पड़ा। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई, मैं और मेरा एक छोटा सा डॉगी था जिसका नाम ब्रूनो था। जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर हमें बहुत ढूंढने पे एक प्रॉपर्टी मिली। हमने उसके ओनर से बात की। उसका एक घर था जिसको हमने 15,000 रुपये महीने पर रेंट पे ले लिया था। वो काफ़ी बड़ा घर था जिसमें 4 कमरे, 2 वॉशरूम, एक किचन और एक बहुत बड़ी सी टेरेस थी। घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था लेकिन हमें अर्जेंट में शिफ्ट करना था तो हमने शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद से ही हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे ही हम उस घर में शिफ्ट हुए भैया की जॉब चली गई, पापा के भी बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस होने लगा। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा था हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। आए दिन मम्मी की तबीयत भी खराब होने लगी और मेरा भी पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता था। रात में हम कमरे में ही सोते थे। मेरा कमरा और भैया का कमरा अलग था। मम्मी पापा अपने रूम में रहते थे। ब्रूनो मेरे साथ मेरे ही कमरे में सोता था। अक्सर रात में ब्रूनो अचानक से भौंकने लगता था। उसका ये बर्ताव इसी घर में आने के बाद से ही चालू हुआ था। ब्रूनो हमारे साथ करीबन 5 सालों से रह रहा था। हमारे घर का एक सदस्य था वो, और ये सारी प्रॉब्लम्स उस घर में शिफ्ट होने के बाद ही हुई थी। एक दिन पापा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनको बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा उस दिन लॉस हुआ था। भैया की भी जॉब चली गई थी तो वो अपने नए जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मम्मी की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी और मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। हम सब रात में जग रहे थे। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। उस वक्त रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे। ब्रूनो बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। वो इतना ज़्यादा क्यों भौंक रहा था हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। हम बार बार उसको शांत करा रहे थे। मम्मी के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसके भौंकने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी हो रही थी और उस वक्त मुझे भी ब्रूनो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैंने ब्रूनो को छत पर जाके बांध दिया। मैंने उससे बोला कि वो कुछ देर यहाँ पर रहेगा तो शांत हो जाएगा। शायद उसको गर्मी लग रही थी। उस वक्त हमारे वहाँ एसी भी नहीं था। जब मैंने उसको छत पर बांध दिया उसके बाद भी वो लगातार भौंक रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। उसको भूख भी नहीं लग रही थी। ऐसे वो हरकतें क्यों कर रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। वो बस नीचे की तरफ भाग के हर कमरों में जाके बारी बारी से भौंक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को देख के बहुत जोर से गुस्सा हो रहा हो या फिर शायद डर गया हो। मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मैंने उन पर उस वक्त ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। हम सब साथ में ही उनके पास बैठे हुए थे। ब्रूनो को छत पे बांध दिया था। वो लगातार 1 घंटे तक भौंक रहा था। वो इतनी ज़ोर से आज तक पहले कभी नहीं भौंका। उसके भौंकने की आवाज़ हमें नीचे रूम तक सुनाई दे रही थी। मम्मी को हम लोगों ने दवाई दी और हम लोग खाना खा के सो गए। ब्रूनो को भी मैंने जाके खाना दे दिया और उसके बाद मैं भी आके सो गया। करीबन आधे घंटे बाद उसकी भौंकने की आवाज़ आना बंद हो गई और वो अजीब सी आवाज़ निकालने लगा, ऐसा कि वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा हो। उसकी वो रोने की आवाज़ सुन के मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाया। उसके बाद मैं ऊपर भाग के गया। मैंने देखा कि ब्रूनो कोने में लेटा हुआ है। उसका पट्टा उसके गले में बंधा हुआ था। मैं उसके पास गया। मैंने उसे छुआ तो उसका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी। उसके साथ ऐसा क्या हो गया अचानक से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैंने उसको बांधा था तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था और 1.5 घंटे बाद वो एकदम अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और बस एक जगह चुपचाप पड़ा हुआ था। मैंने तुरंत अपने भैया को बुलाया। मैंने भैया को बताया कि ब्रूनो की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। भैया ने तुरंत ब्रूनो को देखा और उसी वक्त हम लोग डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें कोई भी जानवरों का डॉक्टर नहीं मिल रहा था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम फिर ब्रूनो को घर ले आए और उसके बाद हमने सोचा कि हम अगले दिन सुबह उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन शायद वो रात उसके लिए काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हम सब लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। जब तक हम ब्रूनो को डॉक्टर के पास लेके जाते, ब्रूनो की डेथ हो गई। ये घटना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी।
क्योंकि मैं ब्रूनो से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड था। मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। हमारे परिवार में अचानक से ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा था, हम सब यही सोच रहे थे। मेरी मम्मी के बहन के हस्बैंड यानी कि मेरे मौसा जी पूजा पाठ और तंत्र विद्या में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे। मम्मी ने फिर उनको घर पर बुलाया और घर में घटी सारी घटना के बारे में बताया। मौसा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इन सब चीज़ों पर विश्वास रखते तो थे, लेकिन वो इतना जानकार नहीं थे। उन्होंने फिर हमसे पूछा कि ये सब दिक्कतें हमारे साथ कब से चालू हुई। तो हमने उनको बताया कि जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से हमारे घर में लगातार ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने हमारे घर के किचन से थोड़ा सा चावल मंगाया। हम उनके लिए चावल लेके आए और उन्होंने उस चावल को एक कटोरी में डाल दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी में डालने के बाद उस चावल को कुछ देर तक रख दिया। थोड़ी देर बाद ही वो चावल का रंग काला होने लगा। चावल के रंग बदलते ही हम सब बहुत हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि इस घर में किसी अजीब सी नकारात्मक शक्ति का वास है। पता नहीं उन्होंने ये सब कैसे बता दिया। उसका उपाय जब मम्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा इसका कोई उपाय नहीं है। इस घर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाली कर दो, वरना अगली मृत्यु हो सकता है तुम्हारी हो। जानवरों के पास अक्सर सकारात्मक शक्तियां होती हैं। हमारे घर में जो जानवर मरा उसने हमारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली और वो खत्म हो गया। मौसा जी ने ये बात बताई। जैसे उन्होंने ये बात बताई मम्मी रोने लगी, क्योंकि उनको भी ब्रूनो की याद आ रही थी। हमारी वजह से ब्रूनो मर गया था। जब मौसा जी ने ये सारी बातें मम्मी और पापा को बताई तो उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि जल्द से जल्द उस घर को खाली कर देंगे। हमने घर के मकान मालिक से बात की और उनसे ये भी बताया कि हम मकान खाली कर रहे हैं। मकान मालिक ने हमसे मकान खाली करने की वजह पूछी। हमने उनको बताया कि हम लोग के साथ इस घर में जब से आए हैं कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मकान मालिक ने बताया कि पिछले जो किराएदार रहते थे उन्होंने भी यही रीज़न दिया था और उसके बाद मकान खाली कर दिया था। आखिर उनके उस घर में ऐसा क्या है उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मौसा जी अपने साथ एक बड़े पुजारी को लेकर आए जो कि इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता था। उस तांत्रिक ने जब घर को ठीक से देखा तो उसने बताया कि इस घर के किसी नींव के नीचे ढेर सारे जानवरों की मरी हुई हड्डियां हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय। यहाँ पर कई जानवरों की हड्डियां हैं जो इस घर के नीचे दबी हुई हैं। जब उस पुजारी ने मकान मालिक के सामने ये बात बताई तो मकान मालिक ने बोला कि जब ये घर बना था उसके पहले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती थी। लोग मरे हुए जानवर अक्सर यहाँ डाल दिया करते थे। हमने कई बार उसकी सफाई भी कराई, लेकिन जब लोगों ने अपनी बात नहीं मानी तो हमने यहाँ पर घर बनवा दिया। जब उस मकान मालिक ने यह बात पुजारी को बताई तो वो समझ गया था कि सारी नकारात्मक शक्तियाँ और ऊर्जा उन्हीं हड्डियों से आ रही है। उन पुजारी ने मकान मालिक को एक उपाय दिया, तो इस घर की ज़मीनों को खुदवा के इसमें से सारी हड्डियों को बाहर निकलवाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा काम था। घर के ज़मीन को खोदना मतलब घर की नींव को उखाड़ना होगा। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। हमने जल्द से जल्द उस घर को खाली कर दिया। उसके बाद उस घर का क्या हुआ हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हम फिर उस तरफ दोबारा नहीं गए। लेकिन जैसे ही हमने वो घर छोड़ा मम्मी की तबीयत दोबारा ठीक हो गई, भैया की जॉब फिर से लग गई और पापा का बिजनेस में लॉस धीरे धीरे घटने लगा। हमारे घर की हालत दोबारा सुधरने लगी थी। ये सारी दिक्कतें जो हमें आ रही थी वो उसी घर की नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आ रही थी। हमें हमारे ब्रूनो की बहुत याद आती है। ब्रूनो के जाने के बाद जब हम नए घर में शिफ्ट हुए तो हमने एक छोटा सा डॉगी और ले लिया और उसका नाम भी हमने ब्रूनो रखा। हम उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे और ये घटना जो हमारे साथ घटी ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तो दोस्तों ये थी मेरे व्यूअर के द्वारा भेजी गई कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि ये घटनाएं आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये घटनाएं पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये घटनाएं कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।